बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर अपने अनुभव को कर रहे साझा। एसएसपी प्रवेंद्र डोभाल ने भी किया अपने अनुभव साझा। कहा, स्कूल में फेल होने के बावजूद भी नहीं मानी हार। घोड़े में शातिर युवक युवती चढ़े, पुलिस सत्य प्रेम प्रसंग में फंसाकर करते थे वसूली। फोटो वायरल के नाम पर करते थे वसूली। धनौरी में रास्ते को लेकर ग्रामीण परेशान। पानी की निकासी नहीं होने से हो रही परेशानी। आवेदन देने के बाद भी नहीं हो रहा समाधान। लालकुआ बरेली रेल मार्ग पर हादसा। ट्रेन की चपेट में आने से नर हाथी की मौत। वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में नाराजगी। और बिरानकलगर में मेडिकल स्टोर स्वामी के साथ मारपीट। युवकों ने लाठी डंडों से की मारपीट। आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एम्स ऋषिकेश के 5वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह, सांसद त्रिवेंद्र सिंह और अजय टमटा, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडोड़ी, एम्स निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह भी उपस्थित हैं। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं ऋषिकेश एम्स, जहां पर एम्स निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दीक्षांत समारोह में उपस्थित डिग्रीधारी डॉक्टरों और विशिष्ट अतिथियों को संबोधित कर रहे हैं। बताना चाहूंगी, हमारा फाउंडेशन 2004 में श्रीमती सुषमा स्वराज, जो उस समय की स्वास्थ्य मंत्री थी, उन्होंने रखा था। Commencement of MBBS program started in 2012. The OPD started in 2013. The IPD started in 2013 again, and the nursing college started in 2013. For patient care and clinical services, currently we have 1,014 beds. We have about 200 ICU beds, in which 150 are going to be added once we complete the ICU Abhiin. We have 103 special clinics, and our hospital bed occupancy rate is 93%. This is the graph showing increasing number of patients in the outpatient department, and in the last year we have seen more than 9 lakh patients in the outpatients. In the inpatients also, we have a large number of patients, in which total we have looked after more than 4 lakh patients, and in 2024 we had 68,855 patients. We have total of 49 departments, out of which 18 are specialty and 18 are super specialty departments. We have 7 basic and 3 other departments. ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस संस्थान में रोबोटिक सर्जरी, घुटनों के प्रत्यारोपण की सुविधा, उन्नत न्यूरो सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी जैसी सेवाएं भी संचालित की जा रही हैं। इसके साथ ही अभी कुछ समय पूर्व ही, जैसा मीनू सिंह जी ने अपने संबोधन में बताया, कि कुछ समय पूर्व ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर हेलो एम्बुलेंस की शुरुआत कर उत्तराखंड को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई उड़ान देने का कार्य किया है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से सभी उत्तराखंड वासियों की ओर से धन्यवाद करता हूं। इतना ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से उधम सिंह नगर जनपद में एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। और आज ही मैंने आदरणीय नड्डा जी से उसके बारे में अनुरोध किया है कि जल्दी उनका भी एक कार्यक्रम वहां पर होगा, और उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि जल्दी ही उसके काम में और तेजी लाकर जल्दी से जल्दी वो एम्स भी, हमारा एम्स का सैटेलाइट सेंटर भी संचालित हो जाएगा, जिसके संचालित होने से उत्तराखंड और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बहुत अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा वहां पर मिल जाएगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं उनके सहयोग से हमारी सरकार भी प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र को निरंतर मजबूत करने का प्रयास कर रही है। जहां एक और हम प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लक्ष्य के साथ साथ नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण भी करा रहे हैं। वहीं टेली मेडिसिन नेटवर्क, जन औषधि केंद्रों के माध्यम से जनता को सस्ती दवाइयां और आवश्यक इलाज भी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के
सरकारी अस्पतालों में विभिन्न पैथोलॉजिकल जांचों की सुविधा भी निःशुल्क दी जा रही है और इसमें अभी तक 29 लाख लोगों ने पैथोलॉजिकल जांचें उनकी निःशुल्क रूप से अभी तक संपादित हो चुकी है। चारधाम यात्रा के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ में नए अस्पतालों का संचालन भी इस वर्ष हम करने जा रहे हैं। अभी तक आयुष्मान भारत योजना में 14 लाख से ज्यादा लोगों ने उनका इलाज आयुष्मान भारत योजना में हो चुका है, जिसमें राज्य की तरफ से 2600 करोड़ रुपए की धनराशि अभी तक खर्च हो चुकी है। और अभी टीबी मुक्त उत्तराखंड के कार्यक्रम में, जिसमें आदरणीय नड्डा जी का हम सबको, पूरे देशवासियों को और उसमें मुझे भी आपकी बैठक में सम्मिलित होने का अवसर मिला था। आपने हम सबसे अपेक्षा की थी कि टीबी मुक्त भारत की दिशा में सभी राज्य तेजी से आगे काम करें। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा राज्य उत्तराखंड अभी तक 5000 से ज्यादा ग्राम सभाएं ऐसी हैं जो टीबी मुक्त हो गई हैं। भाइयों बहनों, आज मैं आप सभी युवा डॉक्टरों से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सभी हमारे प्रदेश के सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में भी एक बार अपनी सेवाएं देने अवश्य जाएं। अभी अच्छा लग रहा था जब आदरणीय नड्डा जी के हाथों आप सबको डिग्रियां मिल रही थी, तो वो सबसे लगातार पूछ रहे थे कि अभी क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, अभी कहां पर हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि काफी सारे लोगों ने कहा कि हम यही एम्स ऋषिकेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहां की भौगोलिक परिस्थितियां राज्य की थोड़ी कठिन जरूर है, पर मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि प्रकृति का सौंदर्य का लाभ और लोगों का आशीर्वाद आपको बहुत भरपूर तरीके से मिलेगा। और देवभूमि उत्तराखंड एक ऐसा प्रकृति द्वारा प्रदत्त, भगवान की कृपा से आच्छादित, देवों की कृपा से आच्छादित, वनों से आच्छादित, हिमों से आच्छादित, पर्वत श्रृंखलाओं से आच्छादित ऐसा राज्य है जहां लोग हर किसी को आत्मसात कर लेते हैं, अपने साथ मिला लेते हैं। इसलिए आप अगर पर्वतीय क्षेत्रों में भी जरूर अपनी सेवाएं देंगे तो निश्चित रूप से, भले ही किसी ने यहां जन्म नहीं लिया होगा, लेकिन अगर कर्म करने का किसी को अवसर भगवान दे रहे हैं तो ये मानिएगा कि उसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो यहां प्रकृति का सौंदर्य का लाभ और लोगों का आशीर्वाद भी आपको इसके साथ साथ मिलेगा। इसी आह्वान के साथ मैं आप सभी युवा चिकित्सकों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करने के साथ साथ एक बार फिर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय नड्डा जी का पुनः देवभूमि आगमन पर अभिनंदन करते हुए, शुभकामनाएं देते हुए मैं एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना ये बहुत क्रिटिकल रोल है, जिसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है, खास करके हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए। और इसलिए आपके सामने ये चैलेंजेस आपको निश्चित रूप से ध्यान में रख करके, फोकस में रख करके हम काम में जुटेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं आप लोगों के साथ इस बात को भी शेयर करना चाहता हूं कि नीति निर्धारकों के कारण आपके जीवन में और आपके जीवन के माध्यम से समाज के जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। आधी शताब्दी पर, लगभग आधी शताब्दी को 1947 में हमें आजादी दी। पिछली शताब्दी के अंत तक हमारे पास एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज था, 1। जब भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने, तब जाकर 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बने और 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में से यह ऋषिकेश की एक था। उस समय बहुत चर्चा हुई थी कि रीजनल इलाकों में ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कैसे चलेगा, वहां तो बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, वहां तो बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज उस समय बने और उसके बाद प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी बने। उनके 10 साल की अवधि में 16 नए ऑल इंडिया ऑफ मेडिकल साइंसेज, 23, now we have got 23 all India of medical sciences working at various stages. So we have to understand how the policy makers make the difference. There was a time when you used to say, sir, what can we do? We don't get facilities, and without facilities we can't work. We don't have standards. Today you have got world-class facility here itself in this state, which you have to understand. इसलिए मैं इस बात को बार बार बोलता हूं कि आज जब हम 16 ऑल इंडिया ऑफ मेडिकल साइंसेज के दृष्टि से काम कर रहे हैं, तो आपको यही, अगर मान लीजिए यू वुड हैव बीन अ स्टूडेंट इन द 1980s, तो यू वुड हैव ओनली क्लेम्ड फॉर एन ऑल इंडिया ऑफ मेडिकल साइंसेज इन दिल्ली। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड पुलिस की नई और अहम पहल देखने को मिली है। दरअसल बताते चले, कोई बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर अपने अनुभव को कर रहे साझा। एसएसपी प्रवेंद्र डोभाल ने किया अपने अनुभव साझा। स्कूल में फेल होने के बावजूद भी कभी नहीं मानी हार, एसएसपी का ये बयान। हाई स्कूल में गणित पर आए थे 18 मार्क्स। लगातार मेहनत का परिणाम है कि आज बन पाया हूं पुलिस अधिकारी। एसएसपी की छात्रों से अपील, कुछ छात्र विफलता में लेते हैं कठोर फैसले। परीक्षा में विफल होने वाले छात्र छात्राएं न उठाए कोई कठोर कदम, संभावनाएं हमेशा रहती है कायम। परीक्षा में अव्वल नंबरों से पास होने वालों को मेरी शुभकामनाएं। साथियों, आगामी 19 तारीख को उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा के रिजल्ट आने हैं। इसके साथ ही सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के भी रिजल्ट्स आगे आएंगे। इस संबंध में मैं सभी बच्चों को, उनके अभिभावकों को ये कहना चाहता हूं कि ये जो रिजल्ट्स हैं, इसमें कुछ लोग अव्वल नंबरों से पास होंगे, उनको लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। पर कुछ लोग जिनके नंबर उस तरह से नहीं आएंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग जो है परीक्षाओं को उत्तीर्ण न कर पाएं, तो मैं आप लोगों को ये जरूर कहूंगा, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कहूंगा कि यहीं पर जो लाइफ है वो खत्म नहीं हो जाती है, इसलिए कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको इसमें शेयर करना चाहता हूं। इस क्लास 10th में मैं मैथ्स में फेल हुआ हूं और मेरे 18 नंबर उस समय थे। 96 में मैंने जब 94 में मैंने दिया था। उसके बाद उससे वाकई में वो काफी लो टाइम मेरा उस समय रहा है। उसके बाद मैं पढ़ाई में बड़ा औसत छात्र रहा हूं, पर उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की अपने इस पूरे जर्नी में, और फिर ये परीक्षा पास करके आज मैं पुलिस विभाग में कार्यरत हूं। तो मैं आप सभी लोगों को एक आह्वान भी करूंगा, अभी सभी लोगों को इस संबंध में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहीं पर लाइफ को जो है बहुत बड़े डिसीजन लाइफ के इस रिजल्ट के आधार पर ना लें। निरंतर प्रयास करते रहें, निरंतर मेहनत करते रहें, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। आप नशे से दूर रहिए, मेहनत करिए, अपने जो एम्स हैं उसको पाने के लिए लगातार प्रयत्न करते रहिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। सिर्फ इस रिजल्ट के बेस पे अपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण निर्णय को मत करिएगा। मेरा आप सभी लोगों से ये आह्वान है, साथ में अभिभावकों से भी है कि अपने जो भी उनके बच्चे हैं उनको वो इस ओर प्रोत्साहित करेंगे। किसी भी तरीके से बच्चों को इस रिजल्ट के बेस में आकलन उनका ना करें। और ब्लैकमेल करने वाले बिजनौर के शातिर युवक पौड़ी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। दोनों आरोपी दोस्ती और प्रेम प्रसंग में फंसाकर फोटो और वीडियो वायरल करने के नाम पर वसूली किया करते थे। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि स्थानीय निवासी कोटद्वार ने कोतवाली कोटद्वार में एक ही देते हुए बताया कि एक महिला और उसके पुरुष मित्र द्वारा उन्हें रेप केस में फंसाने की धमकी देकर वादी से अवैध वसूली की गई। मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसके बाद पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों नवजोत सिंह और निधि शर्मा को पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया। दोनों ही आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है। थाना कोटद्वार पुलिस टीम के द्वारा एक महिला व पुरुष व्यक्ति को बिजनौर से गिरफ्तार किया गया है। ये महिला लोगों के साथ दोस्ती करती है और उनको अपनी
प्रेम प्रसंग में फंसाने के बाद इनके द्वारा वीडियो बनाए जाते हैं और लोगों के साथ एक्सटॉर्शन इत्यादि ये लोग करते थे। इसका संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया जाता है और मुकदमा पंजीकृत करने के बाद जांच में ये पाया कि ये महिला व पुरुष कई लोगों के साथ इस प्रकार का धोखाधड़ी कर रहे थे और लोगों को वीडियो बनाने के उपरांत उनसे एक्सटॉर्शन का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा था। लोगों के साथ एक्सटॉर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज दोनों को गिरफ्तारी के उपरांत माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। धनौली क्षेत्र के तेलीवाला गांव के ग्रामीण पिछले 2 सालों से रास्ते को लेकर परेशान हैं। ग्रामीण सड़क पर नलजल का पानी, नाले का गंदे पानी और बरसात के पानी रहने से बड़े बड़े गड्ढे और कीचड़ हो जाने से लोग गंदे रास्ते पर चलने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पानी की निकासी नहीं होने की वजह से नाले का पानी सड़कों पर ही बह रहा है, जिससे सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। एक तरफ सरकार उत्तराखंड के सभी गांव को मॉडल बनाने की बात कर रही है, तो वहीं तेलीवाला गांव की जनता आज के समय में भी 90 के दशक में जीने को मजबूर है। ग्रामीणों ने बताया कि धान बोने के लिए खेतों में पानी हो या न हो, लेकिन हमारे गांव के मुख्य मार्ग पर सालों भर गंदा पानी जमा रहता है। सड़क पर गंदा पानी को हो जाने की वजह से भिन्न भिन्न प्रकार के रोग फैलने का भय हमेशा लगा है। ग्रामीण सड़क को लेकर विभाग और जनप्रतिनिधि को भी कई बार आवेदन दिया गया है, लेकिन विभाग एवं जनप्रतिनिधि के द्वारा 2 वर्ष से ज्यादा बीतने के बावजूद भी अभी तक इस दिशा में कार्रवाई नहीं की गई है। लालकुआं से एक दुखद खबर सामने आ रही है, जहां तराई पूर्वी वन प्रभाग के लालकुआं बरेली रेल मार्ग पर ट्रेन की चपेट में आने से नर हाथी की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने स्थिति का जायजा लेते हुए मृतक हाथी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बता दें कि जिस जगह पर घटना हुई है वह हाथी कॉरिडोर क्षेत्र है। हाथी की ट्रेन से टकराकर मौत को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने रेलवे प्रशासन और वन विभाग पर सवाल खड़े किए। पूर्व में भी उसी घटनास्थल पर ट्रेन की चपेट में आने से कई हाथियों की मौत हो चुकी है। फिलहाल वन विभाग की टीम मामले की गहनता से जांच कर रही है। दुर्घटना को लेकर वन विभाग की एसडीओ अनिल जोशी ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि मृत हाथी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। ये बेहद गंभीर मामला है और संबंधित लोको पायलट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और भाई उत्तराखंड में मौसम फिर से करवट लेने वाला है। जी हां, आपको बताते चले कि मौसम को देखते हुए अब मौसम विभाग का भी जो है वो पूर्वानुमान है, जहां पहाड़ी जिलों में जारी किया गया है येलो अलर्ट। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में बारिश के साथ साथ बिजली चमकने की संभावना है। अन्य क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। 18 अप्रैल तक कई जनपदों में हल्की बारिश, ओलावृष्टि और घने बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग की लोगों से अपील, मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार करें यात्रा। और आगे बढ़ेंगे। पिरान कलगिर थाना क्षेत्र के सोहलपुर रोड स्थित मेडिकल स्टोर स्वामी को युवकों ने लाठी डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया। पूरी घटना मेडिकल स्टोर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी के अनुसार मेडिकल स्वामी अपने मेडिकल स्टोर पर बैठा हुआ था। देर शाम कुछ युवक हाथों में लाठी डंडे लेकर मेडिकल स्टोर में घुसकर गए और उस पर लाठियों से हमला कर घायल कर दिया। मारपीट की घटना मेडिकल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। वीडियो में मेडिकल स्वामी उनसे इधर उधर बचने का प्रयास करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आरोपी लगातार उस पर लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं। शोर होने पर आसपास के दुकानदार को आता देख आरोपी धमकी देकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायल को मेडिकल के लिए सिविल अस्पताल भेजा, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है और वीडियो के आधार पर हमला करने वालों की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
और वहीं चारधाम यात्रा को लेकर एसएसपी ने अब कमर कस ली है। दरअसल आपको बता दें, चारधाम यात्रा को लेकर पर्यटन सीजन को लेकर एसएसपी अजय सिंह ने अब कमर कस ली है। एसएसपी ने राजपत्रित अधिकारियों के साथ गोष्ठी की है, जहां यात्रियों की सुरक्षा के लिए किए गए प्रबंधों के बारे में भी जानकारी ली। अधिकारियों को एसएसपी के कड़े निर्देश, यात्रा और पर्यटन सीजन को लेकर सभी व्यवस्थाएं रखी दुरुस्त। यात्रा मार्ग पर लगने वाले रूट की फ्लैक्सी और बोर्डों के माध्यम से दी जानकारी। पुलिस हेल्प डेस्क करे स्थापित। क्षेत्र में विषय में जानकारी रखने वाले कर्मियों की करे नियुक्ति। वाहन प्रक्रिया के लिए स्थान करे चिन्हित। यात्रा मार्ग पर वाहनों के संचालन के लिए रूट प्लान तैयार करें और वही यात्रा मार्गों पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखें। तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर और पर्यटन सीजन को भी लेकर एसएसपी अजय सिंह ने अब कमर कस ली है, जहां अब एसएसपी ने राजपत्रित अधिकारियों के साथ गोष्ठी की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए अब चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में पार्किंग व्यवस्था की बात कर ले या फिर व्यवस्थाओं की बात कर ले, अन्य व्यवस्थाओं की, तो कौन से ऐसी जगह को चिन्हित किया गया और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? हाँ बिल्कुल, सपना कहें तो लगातार लेके कहें तो चारधाम की यात्रा जो यहाँ का मुख्य यात्रा है और उत्तराखंड की सबसे बड़ी यात्रा होती है, जिससे लाखों लोग, करोड़ों लाखों लोग यहाँ पर आते हैं और उनकी व्यवस्थाओं के लिए कैसे बेहतर रहे, इसको लेकर सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम कहें तो लगातार अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं अगर हम कहें तो एसएसपी अजय सिंह जो देहरादून जिले के हैं, उन्होंने यात्रा को लेकर यहाँ अपने सुरक्षा की दृष्टि को लेकर बैठक करी है यहाँ पर। अगर हम तो उनको कहें तो सबसे बड़ी बात है उन्होंने इसके विचार विमर्श किया और एक गोष्ठी के रूप में वहां पर अधिकारियों से बात की और उन्होंने साथ ही कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा पर्यटकों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी बात यहाँ पर जिम्मेदारी है, क्योंकि चारों धाम की जो यात्रा होती है, हिंदुस्तान से तो लोग आते हैं, कोने कोने से, बाहर से भी लोग आते हैं और जिसका एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश के लिए जाता है। तो उन्होंने यही कहा है कि सबसे बड़ी बात है कि कैसे हम बेहतर सुविधा, कैसे हम बेहतर प्रबंधों की जानकारी पर्यटक तक पहुंचाएं, जो हमारी जिम्मेदारी और यात्रा जो सकुशल रहे, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत रहते हैं। तो उन्होंने सभी मार्गों को कहा है कि सभी मोड़ों में जो फ्लैक्सी लगाई जाए, फ्लैक्सी जो बड़े बड़े होल्डिंग बोर्ड्स होते हैं वो लगाए जाए यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को जानकारी साझा की जाए, वो किस माध्यम से माध्यम से लोगों तक पहुंचे। और उन्होंने कहा ये जरूर बताएं कि कहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, कहाँ पर्यटक जाम है और कहाँ ये स्थिति है कि मौसम खराब हो सकता है, कहाँ क्या है, इन सारी जानकारियों में भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा जो यात्रा रूट पे संचालन होगा उसको भी तैयार करें कि अगर कोई रूट बंद हो जाए तो दूसरा रूट जिससे यात्रा के लोग बाधित ना हो, उनको दूसरे अन्य रास्तों से उस जगह भेजा जा सके। तो हर चीज को ड्रोन हो, सीसीटीवी कैमरे हो, ये हो, इन सब चीजों को लेकर उन्होंने कहा है कि ये चीजें होनी चाहिए, जिससे यात्रियों की सुरक्षा भी बनी रहे, उचित प्रबंधन हो यात्रा का। और भी किसी प्रकार लोग आएंगे, लाखों लोग जो हर साल आते हैं, वो एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हम उत्तराखंड यात्रा में गए थे, वहां में किसी प्रकार की भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। बाहरी पर्यटक हैं जो अन्य राज्यों से पर्यटक चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं, विदेशी पर्यटक भी देखिए इस दौरान यात्रा के लिए पहुंचेंगे, तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? और साथ में ये भी, जैसे कि आपने जिक्र किया कि अगर मौसम करवट बदलता है या फिर कुछ ऐसी स्थिति आती है तो उसके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, तो क्या कुछ आपात स्थिति को निपटने के लिए तैयारी की गई है? और अन्य पर्यटकों, अन्य राज्यों के पर्यटकों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? हाँ, मैंने कहा ना, सपना सबसे बड़ी बात है कि पुलिस डेस्क भी जगह जगह यहाँ पर बनाने के निर्देश दिए। हाँ, उन्होंने जगह जगह पुलिस डेस्क बनाए गए जिससे लोगों को जानकारियां दे सके, यात्रा रूट के बारे में जानकारियां दे सके। और जब मैंने कहा ना, कोई ऐसी विपदा आ जाए, कोई ज्यादा मौसम खराब हो जाए, कोई रूट्स बंद हो जाए, कोई किसी का रूट्स बंद है, तो उनको कैसे अन्य रूटों से ले जाना चाहिए, इसके लिए बहुत जांच सब चीजों के बारे में जानकारी ज्यादा से लोगों तक पहुंचे। जैसे मैंने कहा ना, किसी से कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि खाने पीने की चीजें हैं उसकी रेट लिस्ट की भी होनी चाहिए, जगह जगह हमारे अधिकारी नियुक्त रहें, हर चीजों में मतलब एक बहुत बड़ा संदेश उत्तराखंड से लेके जाएं कि जब हम वहां यात्रा पर गए थे किसी प्रकार से, और एक एक जानकारियां उन सब उपलब्ध होती रही, इसको लेकर उन्हें दिशा निर्देश भी दिए हैं वहां पर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमल, खास जानकारी के लिए।
और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।